अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफएससी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम एफएससी सेकेंड ईयर की एफएससी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें एफएससी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि एफएससी की जो ऑर्गेनिक है वो चैप्टर नंबर 7 से ऑनवर्ड है, लेकिन यहाँ पे हम इसे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसका आज लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को और उसके नोमेनक्लेचर को। फिर हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन, और उनके बाद उसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और फिर फाइनली हम नोमेनक्लेचर को देखेंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर को हम एज होल नहीं देखेंगे, आज सिर्फ हम उसका इंट्रोडक्शन लेंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले एलिफेटिक का मतलब होता है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है स्ट्रेट चेन में जो साइकिल में ना हो, किसी भी फॉर्म में हो लेकिन साइकिल में ना हो, स्ट्रेट हो, ब्रांच्ड हो, इन एनी फॉर्म अदर देन साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक ना हो, बाकी जिस भी फॉर्म में होंगे वो एलिफेटिक कहलाते हैं। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, पहले हम टर्म्स को समझ लेते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब होता है चेन में, साइक्लिक ना हो, एक चेन में हो। क्या हो? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब है? मतलब वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, या फिर इनके डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें और ऑप्शन भी आ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, सल्फ़र भी होता है, एक्सेट्रा। लेकिन मेजरली इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इस वजह से हम इन कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है एसाइक्लिक हो, मतलब कि स्ट्रेट चेन में होने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हो। मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है वो हाइड्रोकार्बन्स जो एक दूसरे से के साथ मिलके एक चेन बना रहे हैं। स्ट्रेट चेन है, ब्रांच वाली चेन है, जो भी चेन है, लेकिन चेन बना रहे हैं, साइकिल नहीं बना रहे, वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन में कंसिस्ट कर होते हैं, ये लार्ज नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट है। हाइड्रोकार्बन्स मिलियंस ऑफ नंबर्स में है। जब से हमने हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब्स में बनाना स्टार्ट किया है, तब से ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल हैं। हमने बहुत ज़्यादा लैब में सिंथेसाइज कर ली हैं। और हमने क्यों सिंथेसाइज किए हैं, इनके इतनी ज़्यादा मिलियंस ऑफ नंबर्स में होने की क्या वजह है? उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन का मतलब है कार्बन का अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना, जबकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फ़र के साथ, फास्फोरस के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना होना। यानी कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन अपने ही कार्बन के साथ, अपने ही एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकती है, इतना स्ट्रॉन्ग जो कि उसका किसी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं होगा। नॉर्मली ये होता है कि जो जिनकी वैलेंसी, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, नॉर्मली होता है कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लाइक दो ऑक्सीजन है, तो उनकी आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता बनिस्बत उसके कि उनका बॉन्ड उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एलिमेंट के साथ बने। वो डिपेंड करता है एक एटम की वैलेंसी पर। लेकिन कार्बन चूँकि इसको जो रिक्वायर्ड होते हैं आउटर मोस्ट, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इसकी वैलेंसी होती है, 2 इनर शेल में होते हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आउटर शेल में होते हैं, जो कि कार्बन का वैलेंस शेल होता है। अब जो उसके वैलेंस शेल में होते हैं ना, वो 4 हैं। मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले भी सकता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और
अपने पास मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी कर सकता है ताकि उसका वो शेल ख़त्म हो जाए। इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो डुप्लेट को फॉलो करते हुए स्टेबल हो जाए। 2 ही सिचुएशन कार्बन के पास प्रेजेंट होती हैं। कार्बन से ऊपर चले जाएंगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लग जाते हैं, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है। कार्बन से नीचे होंगे तो क्या होता है, तो चूँकि इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आउटर मोस्ट यानी कि 4 से कम हैं, तो फिर 3 हों 2 हों तो फिर उनकी ज़्यादा टेंडेंसी ये होती है कि वो लूज़ कर देते हैं, अपना आउटर सेल ख़त्म कर देते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो इस वजह से कार्बन के पास अब दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर सकता है, सारे मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इस वजह से कार्बन का जब दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है तो उसकी और दूसरे कार्बन की टेंडेंसी सेम होती है। वो दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो चारों शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। इस वजह से उनकी कार्बन की अपने दूसरे कार्बन के साथ जो ऑक्टेट कंप्लीशन है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टेबिलिटी मीन्स ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इस वजह से कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो ऑब्वियसली जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ स्टेबिलिटी है, जहाँ पे स्टेबिलिटी होती है तो नेचर सपोर्ट्स स्टेबिलिटी। तो जहाँ स्टेबिलिटी होगी ऑब्वियसली ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो उधर ही होगी। इस वजह से इसी वजह से जो कैटिनेशन है, इस प्रोसेस की वजह से हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न है इट्स सेल्फ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, यानी कार्बन का अपने कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन कार्बन इतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं बना सकती अपने से एक एलिमेंट आगे से, ना ही इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो नाइट्रोजन से बना सकती है अपने से एक स्टेप पीछे वाले एलिमेंट से, जैसे कि एलुमिनियम से, बोरोन से इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकती। वो किसी से भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकती जितना कार्बन कार्बन के साथ बना सकती है। ये पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है जिसके पास ये टेंडेंसी है कि वो अपने ही साथ वाले दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। सही हो गया। इसी वजह से कैटिनेशन का प्रोसेस जो है वो मैक्सिमम कार्बन कार्बन में ही होता है। इसी वजह से हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। अब देखिए कार्बन है, चलिए ये तो समझ आती है कि कार्बन से आगे वाले और कार्बन से पीछे वाले, उनके पास या तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं या कम हैं, ये समझ आ रही है बात। तो वो कैटिनेशन नहीं कर सकते, वो अपने ही दूसरे एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते, इस वजह से वो तो इरेक्ट आउट हो गए इस सिचुएशन से। लेकिन जो कार्बन के ही ग्रुप मेंबर्स हैं, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा कार्बन से मिलती हैं। वो कैटिनेशन कर सकती है? क्या उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है? तो अगर वो कर सकती है तो फिर क्या जितना हाइड्रोकार्बन होते हैं हाइड्रोसिलिकॉन्स होते हैं, और अगर नहीं कर सकती तो फिर क्यों नहीं कर सकती? अगर कर सकती है तो फिर कैटिनेशन उसमें होगी। सिलिकॉन सिलिकॉन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो फिर उसमें भी कैटिनेशन होगी। अगर उसमें स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन होगी तो फिर उसका वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए। तो क्या सिलिकॉन सिलिकॉन या इसके ग्रुप मेंबर के दूसरे एलिमेंट्स, लेकिन हम हायर एलिमेंट्स की बात इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनमें डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब डी शेल आ जाता है, और वो फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स की जो डिवीजन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन के बहुत नियर सिलिकॉन है क्योंकि वो इसके वेरी नेक्स्ट है डाउन द ग्रुप में, और उसके पास भी कार्बन कितना डी शेल नहीं होता। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन सिलिकॉन एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन कार्बन कितना कैटिनेशन करते हैं, और अगर करते हैं तो जिस तरह से कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या सिलिकॉन्स के हाइड्रोसिलिकॉन्स हैं? ये चीज़ जो है ये हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे जब हम कार्बन के ग्रुप वाले चैप्टर को स्टडी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
सिलिकॉन की कार्बन के साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो समहाउ सिलिकॉन में भी कैटिनेशन का प्रोसेस होता है। और हाँ, जिस तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसी तरह हाइड्रोसिलिकॉन्स भी होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा वो टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम सिर्फ अपने टॉपिक पे रहते हैं। हमारा टॉपिक है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि वो हाइड्रोकार्बन जो स्ट्रेट चेन में होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह कैटिनेशन है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। आइडिया हो गया हाइड्रोकार्बन्स का, इंट्रोडक्शन की समझ आ गई। अब हम चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इन्हीं को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सही है, ये जो ओपन चेन है इन्हीं को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और जो क्लोज्ड होते हैं उन्हें दो तरह कहते हैं, एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, एरोमेटिक भी कहते हैं। उनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। ओके नेक्स्ट, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ओपन या क्लोज चेन हो सकते हैं, और जो ओपन चेन होते हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड होते हैं उन्हें हम एल्केन्स कहते हैं। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो उनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो कार्बन की चारों वैलेंसीज होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मेंशन है, जो कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और हर कार्बन का बाकी तीन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, और एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड है। तो जिसमें कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, वो सेटिस्फाइड होती है। तो इसको हम कहते हैं कि कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं। सही है, तो जो कार्बन होती है बेसिकली कार्बन के पास होते हैं 1s2, और कार्बन के टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 जाते हैं 1s2 में, 2 जाते हैं 2s में। ठीक है, ये मैं आपको ये कंसीडर करते हुए पढ़ा रही हूँ कि आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s 2s का क्या मतलब है, 2px 2py 2pz का क्या मतलब है। बहरहाल जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है उनको हम एस पी डी एफ सब शेल्स में डिवाइड करते हैं, और एस में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और फिर हम पहले एस को फिल करते हैं फिर पी को फिल करते हैं। तो पहले 1s के लेवल पे सिर्फ एस ही होता है, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए और हम नेक्स्ट लेवल पर आ गए जिसमें 2s भी है और 2p भी है। तो हम पहले 2s को फिल करेंगे क्योंकि उसकी एनर्जी लेवल कम है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, बाकी कार्बन के रह गए 6 में से 4 के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 2px 2py 2pz p के 3 फर्दर ऑर्बिटल्स हैं, तो उसमें से उनकी फिलिंग पहले सिंगुलर होगी, तो इस वजह से पहले 2px में एक जाएगा, फिर 2py में एक जाएगा, और अगर एक और होता तो फिर 2pz में जाता, और अगर उसके बाद भी कोई बच जाता तो फिर पेयर अप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो बहरहाल इस तरह से यहाँ पे जो है वो 2px और 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, और 2pz जो है वो एम्प्टी रहेगा। अब इसके अकॉर्डिंग तो कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, लेकिन नॉर्मली कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। उसकी वजह ये है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो जब 2s इलेक्ट्रॉन से एक साइडेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वो 2pz में आ जाता है, तब कार्बन की वैलेंसी जो है वो 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो अब यहाँ पे कार्बन जो है 1 2 3 4 बॉन्ड्स फर्दर बना सकता है। सही हो गया। तो किस तरह से बनाएगा, वो इस तरह से बनाएगा कि हर एक फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात कर रहे हैं तो मीथेन के केस में चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं सिंगल हैं, चारों के पास 4 हाइड्रोजन आएंगे और वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे, और हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और ओवरऑल एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से स्टेबल हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस तरह से चारों वैलेंसीज होंगे और चारों वैलेंसीज पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसको हम मीथेन का स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर इथेन की बात करेंगे तो क्या होगा, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनेंगे, एक बॉन्ड एक दूसरे कार्बन के साथ बन जाएगा। सही हो गया।
और इसी तरह से फिर वो मीथेन का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इनको हम एल्केन्स बोलते हैं, ALKANE। ए का डिफरेंस याद रखना है, ANE है, ठीक है। इनको हम एल्केन्स बोलते हैं, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, और इनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स होती हैं और एल्काइंस होते हैं। एल्कीन्स का मतलब है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है डबल बॉन्ड, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान अनसैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एल्काइंस। दोनों के केसेस में चारों वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाइड नहीं होती। क्यों नहीं सेटिस्फाइड होती, हम ये डिस्कस करते हैं। पहले हम एल्कीन्स को देखते हैं। एल्कीन्स में ये देखें, कार्बन है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से कार्बन की ग्राउंड स्टेट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई। एक्साइटेड स्टेट में हमने ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें शिफ्ट करवा दिया। इस तरह से अभी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 वैलेंसीज अवेलेबल हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि यहाँ पे कार्बन क्या करेगा, कार्बन पहले चारों से उसने बॉन्ड बनाया था, अब ऐसा नहीं होगा। अब वो 2 के साथ हाइड्रोजन, किसी भी 2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और एक के साथ कार्बन के, दूसरी कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और एक के, और जो बाकी एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो फ्री रह जाएगा। वो चूँकि फ्री रह जाएगा तो वो उस कार्बन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खड़ा रहेगा उस पर। मतलब ये देखिए, ये स्ट्रक्चर बनेगी कि कार्बन है ना, कार्बन ने अपने 3 बॉन्ड तो बना लिए। अगर तीनों हाइड्रोजन होती, अगर यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं लगती, तीनों साइड्स पे हाइड्रोजन लग जाती अगर, तो फिर कार्बन अपने तीनों बॉन्ड्स यहाँ बना लेता। तो फिर चौथा जो होता वो किसके साथ अटैच करता, वो तो स्टेबल ना होता, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता। तो इस वजह से फिर इसी वजह से जो एल्कीन्स होती हैं उसमें ये जो सिंगल मतलब मीथेन की तरह मीथीन नहीं होती, क्योंकि उसमें कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती हो रही होती। इस वजह से कार्बन जो है वो सारी तरफ से हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड नहीं हो सकता। इस वजह से कार्बन क्या करता है, 2 ही हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और एक कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। यानी ये देखें, ये कार्बन है, इसकी 2 साइड्स हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गई हैं, और तीसरी उसने अपनी साइड जो है वो कार्बन के साथ अटैच कर ली। इसी तरह से इस कार्बन ने भी अपनी 2 साइड्स हाइड्रोजन के साथ अटैच की हैं, और अपनी एक साइड इस कार्बन के साथ अटैच कर ली। अब इन दोनों कार्बन्स के पास अपनी एक साइड फ्री है, दोनों के पास एक एक ऑर्बिटल फ्री है, तो वो क्या करेंगे, अपने इस ऑर्बिटल को मिलाएंगे और पैरेलल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरह से इस केस में, एल्कीन के केस में, कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक इस तरह से सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्काइंस की, उनके केस में भी यही होता है कि ये ग्राउंड स्टेट कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है। फिर क्या करता है कार्बन के अपना सिर्फ एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, बाकी 2 बॉन्ड जो हैं, बाकी अपना एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाता है सिग्मा वाला, और बाकी 2 जो रह जाते हैं वो पाई बॉन्ड बना लेता है दूसरी कार्बन के साथ। देखिए, इस तरह से ये है कि ये कार्बन है, इसने एक हाइड्रोजन से बनाया, 2 वैलेंसीज खाली हैं, और चौथी वैलेंसी को उसने क्या किया, दूसरी कार्बन से अटैच किया हुआ है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इस तरह से कि इस कार्बन का इसके साथ भी हाइड्रोजन है, और इस कार्बन का भी अपना सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना हुआ है। अब इसके पास भी एक साइड फ्री है, इसके साथ इसके पास भी, ये दोनों साइड्स फ्री हैं, इसके पास भी दोनों साइड्स फ्री हैं। वो क्या करेंगी, पहले अपनी एक एक साइड मिला के डबल बॉन्ड बनाएंगी, अभी भी फ्री हैं तो वो क्या करेंगी, फिर से दोनों साइड्स मिलाकर ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगी। इस तरह से एल्काइंस में 3 बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान, और एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड बनते हैं, मतलब वो डबली बॉन्डेड होता है, ये ट्रिपली बॉन्डेड होता है। अब यहाँ एक बात समझ लें,
ये देखिए, यहाँ है कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है ट्रिपल बॉन्ड। अब मज़ीद इसमें कुछ ऐड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड के साथ है, चारों सिग्मा बॉन्ड्स हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड के केस में सिग्मा तो है, 3 बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, चौथा बॉन्ड वीक है। वो वीक है तो वो टूट भी सकता है, टूट सकता है तो कुछ नए बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, नए बॉन्ड्स बन सकते हैं मतलब कुछ ऐड भी हो सकता है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटे, इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो, ये वाला बॉन्ड इधर इधर शिफ्ट हो, उधर शिफ्ट हो, और ये इस तरह से फ्री हो सकते हैं 2 बॉन्ड्स। और 2 बॉन्ड जो फ्री होंगे वहाँ पे हाइड्रोजन या कुछ भी अटैच हो सकता है दूसरा ग्रुप। हम यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच करके इस ग्रुप को हम ये इथेन में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से। ये आप जब इमेजिन करें कि यहाँ पहले डबल बॉन्ड था, वो बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये 2 साइड्स नीचे फ्रीली हैंग कर रही हैं, ये उस वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो गए और एल्कीन्स जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो गया। सही, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इसमें कुछ एडिशन हो सकती है, इसी तरह से अगर इसमें एक दफ़ा कुछ ऐड हो सकता है तो इसमें डबल टाइम और ऐड हो सकता है। अगर इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो इसमें 4 ऐड हो सकते हैं मज़ीद। तो अगर इसमें 2 मज़ीद हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 2 ऐड होंगे तो ये पहले एल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर अगर मज़ीद 2 ऐड करें इसमें तो फिर ये एल्केन में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एडिशन तो दे सकते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि ये कार्बन है, इसकी तीनों साइड्स पर हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन है, दूसरा कार्बन है। तो ये क्या करे, ये जिसका इस कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। तो कार्बन अपने कार्बन या कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में से प्रेफर करता है कि हाइड्रोजन के बॉन्ड को लूज़ कर दे, मतलब हाइड्रोजन को लूज़ कर दे, बॉन्ड को नहीं। यानी वैसे भी हाइड्रोजन ज़्यादा हैं तो अगर कोई दूसरी स्पीशीज़ को अप्रोच करती भी है तो ज़्यादा चांसेस या प्रोबेबिलिटी भी यही है कि हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट, हाइड्रोजन का किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस हो जाना। मतलब हाइड्रोजन की जगह कोई क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, या कोई भी ऑक्सीजन आ जाए, या कोई भी एलिमेंट दूसरा इसके साथ इसको रिप्लेस कर दे, वो सब्स्टिट्यूशन है। इसमें तो हो सकती है क्योंकि सारी चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड है और कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है। इसके केस में जो चीज़ वीक है वही पहले ब्रेक होगी ना, वो ही उस पर अटैक होगा। अब इसमें ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन इन दोनों में ये सिग्मा ये पाई भी है। तो ये किसको फेवर करेगा? ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा या एडिशन को फेवर करेगा? सब्स्टिट्यूशन मतलब या तो ये कोई ना कोई हाइड्रोजन रिप्लेस करे या ये कोई हाइड्रोजन मज़ीद ऐड कर ले। ये वीक बॉन्ड ऑब्वियसली ज़्यादा एडिशन को प्रेफर करेगा, तो अगर इसमें एडिशन होगी तो इसमें मज़ीद ज़्यादा एडिशन हो पॉसिबल है। तो इस वजह से एल्कीन्स और एल्काइंस एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। और जो एल्कीन्स हैं ये हाईली स्टेबल होते हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देते। स्वेयर कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं लेकिन एडिशन रिएक्शंस ये बिल्कुल नहीं देते हैं। सही हो गया? समझ आ रही है बात की? ये होते हैं जी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, जो होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्कीन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं। एल्केन्स में 4 वैलेंसीज कार्बन की सेटिस्फाइड होती हैं, एल्केन्स में होती सेटिस्फाइड, एल्कीन्स और एल्काइंस में सेटिस्फाइड नहीं होती। एल्कीन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में सिंगल बॉन्ड होता है। हाईली स्टेबल ये होते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। वो हाइड्रोकार्बन्स जो क्लोज्ड चेन रखते हैं, मतलब साइक्लिक होंगे। साइक्लिक का क्या मतलब है?
अब ये साइक्लिक भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो एलिसाइक्लिक होंगे या एरोमेटिक होंगे। एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है? एलिसाइक्लिक का क्या मतलब है? एलिसाइक्लिक का मतलब है, एली का मतलब है एलिफेटिक से निकला है, साइक्लिक का मतलब है साइकिल। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अगर साइकिल में आ जाए तो हम उसे एलिसाइक्लिक बोलते हैं। अभी हमने एलिफेटिक को डिस्कस किया, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर वो साइकिल में आ जाए तो उसे एलिसाइक्लिक बोलते हैं, और अगर स्ट्रेट चेन में रहे तो हम इसे एलिफेटिक बोलते हैं। इसको हम एलिफेटिक इन साइकिल भी कह सकते हैं, एलिफेटिक साइक्लिक भी बोल सकते हैं, एलिसाइक्लिक नॉर्मल बोलते हैं। अब देखें एलिफेटिक में क्या है, एलिफेटिक है ओपन चेन, और ओपन चेन है, और एलिफेटिक में क्या है, या सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। ठीक है, एल्केन साइकिल में भी हो सकती हैं, एल्कीन साइकिल में भी हो सकती हैं, तो वो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। सही है, जैसे कि एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें हेक्सेन है लेकिन वो साइक्लिक फॉर्म है, साइक्लोहेक्सेन है। 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन वाली चेन को हम हेक्सेन बोलते हैं, लेकिन ये साइकिल में है तो हम इसे साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। अब एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर वो साइकिल में है तो वो एलिसाइक्लिक है। लेकिन एरोमेटिक क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। अब एरोमेटिक का क्या मतलब है? एरोमेटिक का मतलब होता है साइक्लिक कंपाउंड्स, लेकिन वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिसिटी होती है। अब इस पॉइंट पे एफएससी के लेवल पे एरोमेटिसिटी का मतलब सिर्फ ये है कि उनके पास बेंजीन रिंग होती है, एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मिनिमम हो, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। नॉर्मली एरोमेटिक का मतलब ये नहीं होता। एरोमेटिक बहुत सारे हायर लेवल पे बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन नहीं होती, लेकिन वो एरोमेटिक होते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं जो उनको क्वालिफाई कर रहे होते हैं, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एरोमेटिक में बेंजीन पढ़नी है, तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हर वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ये 1 2 3 4 5 6 इसमें कार्बन होते हैं, और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। हम सर्कल भी बनाते हैं और 3 बॉन्ड्स भी बना देते हैं। अब देखिए बेंजीन का मतलब एल्कीन्स नहीं है, क्योंकि इसके दरमियान में 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एल्कीन्स नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कह सकते हैं साइक्लिक एल्कीन्स, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इस वजह से हम इनको एक डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स के तौर पर डिस्कस करते हैं। तो ये थे ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन में आए एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक मतलब एलिफेटिक इन साइकिल, एरोमेटिक का मतलब वो कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग एटलीस्ट होता है। सही है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर में 2 तरह के कंपाउंड्स को नेमिंग करने के 2 तरीके होते हैं, कॉमन नेमिंग या आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे ऑफ नेमिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम जो मेजर पॉइंट्स है बस अभी फेस वक्त वही डिस्कस करूँगी कि जब आईयूपैक के थ्रू नेमिंग करेंगे तो किस तरह से कंपाउंड का नेम आएगा, हम किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट चेन ब्रांच, एक मेन चेन तलाश करेंगे, उसके अराउंड जितनी भी ब्रांचेस होंगी सबसे पहले हम नेमिंग करते वक्त, कंपाउंड का नेम लिखते वक्त पहले तमाम की तमाम ब्रांचेस के नेम लिख देंगे और इनकी पोजीशन बता देंगे। फिर अगर वो साइक्लिक है तो उसमें साइक्लो दूसरी पोजीशन पर, ब्रांचिंग के बाद हम साइक्लिक वर्ड ऐड करेंगे अगर कंपाउंड साइकिल है तो, अगर नहीं है तो ये पॉइंट स्किप हो जाएगा। ब्रांचिंग को डिस्कस करने के बाद हम अगर वो साइक्लिक है तो इस पॉइंट से गुजरेंगे, अगर साइक्लिक नहीं है तो हम सीधा 3rd पॉइंट पे चले जाएंगे जिसमें मेन चेन में कितने कार्बन है उसका नंबर बताएंगे। फॉर एग्जांपल पेंटेन है, मतलब 5 है तो पेंट, कितनी कार्बन है 6 है तो हेक्स, 8 है तो ऑक्ट, कितनी कार्बन है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि वो पेंट
अगर है तो पेंटेन है, पेंटीन है, पेंटाइन है। उनमें जो मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है? हेक्सेन है, हेक्सीन है, हेक्साइन है, क्या है? ऑक्टेन है, ऑक्टीन है, ऑक्टाइन है, क्या प्रेजेंट है? पहले ब्रांच, अगर साइक्लिक है तो साइक्लो, फिर फ़ौरन बाद मेन चेन की कार्बन का नंबर और उनकी नेचर। फाइनली हम आखिरी पॉइंट बताएंगे, उसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर एल्डिहाइड है तो लास्ट पे AL लगा देंगे, अल्कोहल है तो OL लगा देंगे, कोई एसिड है तो ओइक एसिड अटैच कर देंगे। तो ये बेसिकली जब हम नेमिंग करेंगे तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र लाजमी रखना है। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम, मेन चेन का, उसकी नेचर कार्बन की, और फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए एक कॉमन नेमिंग भी होती है। कॉमन नेमिंग हम जब रीडिंग करेंगे बताऊंगी, उसको साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली उसमें कुछ टर्म्स आती हैं, उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। अगर कॉमन नेमिंग करते हुए कार्बन की सीधी चेन चल रही है तो हम उसे N एल्केन बोलेंगे, या N जैसे यहाँ पे 4 है तो N ब्यूटेन। स्प्लिट चेन होगी तो नॉर्मल होगी, N का मतलब नॉर्मल। लेकिन अगर कोई एक भी ब्रांच है, इस तरह से ब्रांच निकली हुई है कोई एक, तो उसे आइसो बोलेंगे। या फिर अगर ये स्ट्रेट है तो फिर ऑब्वियसली उसको N, जिस तरह से N ब्यूटेन था इस तरह से N पेंटेन है। इसी तरह से ये जो है 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सेन है लेकिन नॉर्मल है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो फिर N हेक्सेन है। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 है लेकिन स्ट्रेट इसकी तरह नहीं है। अब इसको इससे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसको हम N बोल देंगे, नॉर्मल पेंटेन। पेंटेन तो दोनों ही है लेकिन ये नॉर्मल है और ये आइसो पेंटेन है। एक कार्बन जो है वो इस कार्बन की एक हाइड्रोजन एक कार्बन के ग्रुप के साथ रिप्लेस्ड है तो उसे आइसो बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली जो कार्बन है इसके पास अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, ऑब्वियसली जो चीज़ नहीं प्रेजेंट उसका मतलब हाइड्रोजन है। अगर इसकी चारों जगह पे कार्बन लग जाए, जैसे यहाँ पर है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, ये कार्बन चेन लंबी भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे ये जो थी 1 2 3 4 और 5 पेंटीन थी लेकिन आइसो पेंटीन थी, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पेंटेन तो है, मतलब 5 कार्बन भी है, कोई ब्रांच नहीं है तो 5 कार्बन है, और ANE मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, सिंगल बॉन्ड भी बता रही है। कार्बन कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है उनके दरमियान, 5 है तो पेंटेन है। लेकिन यहाँ पे जो ये सिचुएशन होगी जिसमें कार्बन है उसकी फर्दर 2 सब्स्टिट्यूशन हुई हुई हैं तो उसको हम नियो पेंटेन बोलेंगे, नियो एल्केन बोलेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। देखें, जो एल्कीन होती हैं, पहले एल्कीन को देख लें, हम एल्कीन इसे बोलते हैं CH2, और इसके दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो CH2। अब ये 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इथीन इसका नाम है। जब एल्कीन होती हैं उनमें डबल बॉन्ड होता है तो हम उसे बोलते हैं इथीन। अगर 2 कार्बन होंगे तो फिर हम उसे बोलेंगे इथीन, अगर 3 होती तो प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। अगर यही एल्कीन्स जो हैं एल्केन्स से ड्राइव हों, मतलब एल्केन्स में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दें तो भी तो एल्कीन ही बनेगी ना। जैसे यहाँ पे CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH3 है तो ये एल्केन है, मतलब 2 कार्बन मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन है। इसी इथेन की एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, एक यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो, तो ओबियसली ये कन्वर्ट हो जाएगी CH2, डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, तो इसका नाम तो हो जाना चाहिए था इथीन। लेकिन नॉर्मली जो एल्कीन जो है जब वो एल्कीन से ड्राइव होती हैं, एल्कीन्स जब एल्केन से ड्राइव होती हैं तो हम एल्काइलीन बोलते हैं। ये इथेन से इथीन होनी चाहिए थी लेकिन चूंकि ये इथेन से ड्राइव हो रही है इस वजह से हम इसको बोल देंगे इथाइलीन। इथीन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल है, लेकिन एल्केन से ड्राइव हो रही है तो उसे हम इथाइलीन। लेकिन अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकले,
लेकिन अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकले तो एल्काइल बनेगा। वहाँ पे एल्केन से एल्काइलिन बन रहा था, यहाँ पे एल्केन से एल्काइल बनेगा। जैसे कि मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो मिथाइल, CH4 से CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और मीथेन से इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। एक कार्बन है तो मिथ, एन एल्केन के लिए होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाए तो YL से रिप्लेस हो जाते हैं, ANE रिप्लेस हो गया YL से। तो ये था आज का लेक्चर। तो आज के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस वीडियो में मैं जितना भी FSC का मैंने पढ़ाया है उसका जो भी पेज मैंने पढ़ाया है उसकी मैं नेक्स्ट रीडिंग करूँगी। जितना भी मैंने पढ़ा दिया है इसमें नोमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन, उसकी मैं FSC की बुक से रीडिंग करूँगी ताकि आप सब स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।